everything that they have. So for example, in essay number 2, with the aid of diagrams, assess the long run equilibrium of a firm in perfect competition compared with that of one in monopolistic competition. The worst you can do is assume monopolistic competition to be the same thing as monopoly. Downward sloping demand curve होता है, that is the only thing which is common about them, बाकी सारे features different हैं. Ram is asking regarding the previous question, even if the question is simple demand curve derivation, even then we should mention limitation of MU theory. अब 20 मार्क में तो इट्स इम्पॉसिबल कि वो क्वेश्चन सिर्फ डेरिवेशन का आएगा, ठीक है. तो इट हैज टू बी कोई ना कोई एलिमेंट है जिसके अंदर हमारी लिमिटेशन. और रिमेंबर, A2 के अंदर हमने प्रिटी मच जितने भी चैप्टर्स पढ़े हुए हैं, हर चैप्टर के अंदर कोई ना कोई थ्योरी की डिस्कशन हो रही है. तो तुम्हारी हर दफा जो इवैल्यूएशन है, अगर थ्योरेटिकल बेस्ड है जिसमें तुमने कोई ना कोई थ्योरी एक्सप्लेन कर रहे हो, जैसे या तो एमपीटी थ्योरी है चैप्टर नंबर 3 में, या तुम्हारी ये जो सिंपल मोनोपोलीज मार्केट स्ट्रक्चर्स के अंदर है, या फिर लेबर के अंदर एमआरपी थ्योरी है, तुम्हारी इवैल्यूएशन इनमें तो आसान हो जाता है. उन अजम्पशंस और लिमिटेशंस को तुमने बेसिकली मेंशन कर देना है और तुम्हारी इवैल्यूएशंस काउंट हो जाती हैं. ठीक हो गया. सर तो लेकिन क्वेश्चन जैसे नंबर 2. अभी वो जो मॉक में सवाल आया था उसमें या भी वी शुड हैव मेंशनड द लिमिटेशंस ऑफ एनी थ्योरी. आई कांट रिमेंबर व्हिच वन आर यू टॉकिंग अबाउट. कौन सा वाला? सर it's assess whether MU theory and indifference curve analysis contradict each other in their assessment of या consumer behavior. या बिल्कुल. जब तुमने इसने बोला ना असेस करो, तो दो थ्योरीज ना, तो बेसिकली तुमने दोनों की एक तरीके से अजम्पशंस और लिमिटेशंस को ही कंपेयर कर रहे हो तुम, इन अ वे. Alright, sir. Thank you. ठीक है. ऑलराइट, मूविंग ऑन. संजना, इधर थोड़ा फोकस रखो ना कि मैं क्या कह रहा हूँ. मैंने एक्नॉलेज किया तुमको, फिर एक्नॉलेज कर रहा हूँ. ऑलराइट, तो उसके बाद क्या हो रहा है? विद द सर एड ऑफ आपने हाय डायग्राम. नहीं बोला. आई डिड इन बिटवीन. अच्छा, आगे बढ़ो प्लीज यार. नहीं, यू डिडंट. ओके. अभी आप बोलेंगे सही तमीज से हाय. हाय संजना. थैंक यू. ओके जी. so long run equilibrium of a firm in perfect competition, compare that. बड़ा सिंपल सा है, जल्दी से बता देता हूँ क्या करना है. परफेक्ट कंपटीशन के फीचर्स होने चाहिए, मोनोपोलिस्टिक के फीचर्स होने चाहिए, प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग की कंडीशन होनी चाहिए, और उस कंडीशन की बेसिस के ऊपर डायग्राम्स बनेंगे. लॉन्ग रन के अंदर वंस यू डन द फीचर्स, प्लीज फीचर्स को थोड़ा सा अच्छा सा वक्त दे के समझाओ. पहले मैंने कहा है कि देखो फीचर्स को थोड़ा सा लिमिट रखो, बट जब मैं बोलता हूँ कि फीचर्स को लिमिट रखो, तुम लोग कुछ ज्यादा ही लिमिट कर देते हो कि 4 लाइन 4 अल्फाज के अंदर एक फीचर को बता देते हो. लाइक फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से परफेक्ट कंपटीशन के फीचर्स लिखो, तो आप बोल देते हैं कि जी गुड्स आर आइडेंटिकल, गुड्स आर आइडेंटिकल. हाँ, तीन तीन अल्फाज के अंदर तुमने एक फीचर बता दिया. इतनी भी कंजूसी ना कर, ठीक है. थोड़ा सा उसको एग्जाम्पल दो, थोड़े से सिनोनिम्स यूज करो, कुछ कुछ कहानी करो, कुछ एग्जाम्पल के थ्रू जो है उसकी आइडेंटिकल वाली बात को प्रूव करो कि जी बंदा फर्म ए से खरीदे या फर्म बी से खरीदे, उसको क्वालिटी और उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज यू नो आइडेंटिकल चीज है. फॉर एग्जाम्पल वट एवर. डू यू अंडरस्टैंड दैट? तो थोड़ा सा हर पॉइंट को थोड़ा सा वेट दो. बट द मेन पॉइंट ओवर हियर इज कि जब हम लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, अच्छा जी, इक्विलिब्रियम जो है, ये इक्विलिब्रियम जरूरी नहीं है डिमांड इक्वल्स टू सप्लाई ही इक्विलिब्रियम होता है. ये लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम का मतलब है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग कंडीशन के अंदर आपका परफेक्ट कंपटीशन में नॉर्मल होता है और मोनोपोलिस्टिक में भी नॉर्मल ही होता है.
बट व्हाट वी वुड बी इंटरेस्टेड इन इज कि आप डायग्राम के साथ दोनों के अंदर एबनॉर्मल की पोजीशन दिखा के उसको करेक्ट करके नॉर्मल के ऊपर कैसे जाना है, वो एक कंपैरिजन कर लो। दैट इज अ गुड कंपैरिजन। दोनों नॉर्मल पे जाते हैं, एक में इंडस्ट्री की सप्लाई में चेंज होने की वजह से प्राइस में फर्क आता है एंड हेंस द डिमांड कर्व, और एक के अंदर डिमांड कर्व में शिफ्टिंग्स आती हैं। आई एम अज्यूमिंग यू नो दिस स्टफ। इफ यू डोंट नो, टॉक टू मी प्राइवेटली, या फिर जाके मोनोपोलिस्टिक और परफेक्ट कंपटीशन का प्लीज जाके ये सवाल जरूर देखो, but you should be able to make a comparison. यहाँ पे और मार्केट स्ट्रक्चर का कोई ऐसे नहीं लिखा हुआ, बट आई वुड इवन always prepare one whole question on oligopolies, right? Oligopolies के ऊपर एक पूरा क्वेश्चन बंदे को करके जाना चाहिए, जिसमें मोनोपोली, टैसिट और प्राइस लीडरशिप मॉडल, द इजियर वर्जन ऑफ प्राइस लीडरशिप मॉडल, तीनों के डायग्राम के साथ तीनों की एक्सप्लेनेशन इन विच वेदर दे कलूड और compete और क्या होता है। ठीक है। उसके अंदर जब हम उसकी बात करते हैं तो ऑब्वियसली प्राइस डिस्क्रिमिनेशन भी एक हैवी टॉपिक है। तो लाइक मैं समझते हैं कि बिल्कुल ही वो उठा के जो है आपको बहुत ही कुछ छोटा सा सब टॉपिक का कोई उठा के पार्ट दे रहे हैं। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज वन ऑफ दोज जिसका 20 मार्क का सवाल पूरा बन सकता है, एंड इट कैन बिकम अ कंपैरिजन विद, जैसे मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व भी किया हुआ है फाइनल फ्रेम में, प्राइस लीडरशिप मॉडल और प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मैंने किया है, राइट? आई सॉल्व वन ऑफ दोज। तो वो एक अच्छा है, देख सकते हो, थोड़ा सा एक एक माइनर सी साइज की चीज के अंदर कवर हो जाएगा। उसके अलावा let me see एक आध दो और कौन से क्वेश्चन है। assess the view that monopoly is always against the public interest, advantages and disadvantages of monopoly। सिंपल सा है, फीचर्स की बात कर लें और फिर फीचर्स को एक्सप्लेन करने के बाद मोनोपोली के एडवांटेजेस इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल, रिसर्च डेवलपमेंट, लोअर एवरेज कॉस्ट, लोअर प्राइसिंग, इस तरह की बातें करके, और फिर ऑब्वियसली काउंटर आर्ग्यूमेंट, वो ज़्यादा प्राइस चार्ज करते हैं, कम क्वांटिटी, डेड वेट लॉस क्रिएट करते हैं, अलोंग दोज लाइंस, एक्सप्लॉयटेशन, कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन, सरप्लस की एक्सप्लॉयटेशन हो सकती है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं वो, डेफिनेटली उसमें भी फॉर एंड अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के अंदर भी। लाइक फॉर एग्जांपल इफ आई से कि मोनोपोली प्राइस डिस्क्रिमिनेट कर सकती है, ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? तो द थिंग इज, वो एक सर्टेन क्वांटिटी एक सर्टेन प्राइस पे बेचने के बाद और मजीद क्वांटिटीज मार्केट में फ्लोट कर सकते हैं एट लोअर प्राइस, तो उसमें किसको एडवांटेज हो जाएगा? दोज पीपल हु वर नॉट एबल टू अफोर्ड एट दैट हायर प्राइस, राइट? और फर्म्स भी अच्छा रेवेन्यू कमा सकेंगी, तो ऑब्वियसली दे वुड बी इंटरेस्टेड आल्सो। अलोंग दोज लाइंस इस तरह की हमने बातें करनी है इसमें। बहुत ज्यादा जो है अपने आंसर्स को, जब इस तरह का जनरल सा थोड़ा सा सवाल होता है, प्लीज बिजनेस स्टडीज, आई नो कि तुम लोगों को बहुत पसंद है ये बिजनेस स्टडीज की फजूल बातें, तो वो नहीं करना शुरू कर दिया करो। थोड़ा सा इकोनॉमिक थ्योरी के हिसाब से बात करो, जो अभी तक पढ़ा है हमने ना, अपनी ऐसी ये जनरल बीएस मारना नहीं शुरू कर दिया करो। Assess whether healthcare can and should be provided by the free market। प्योर सवाल है मेरिट गुड के बारे में, फ्री मार्केट को कंपेयर करते हुए, मार्केट फेलियर को देखते हुए, क्योंकि हेल्थ केयर मेरिट गुड है, तो क्या क्या समझाना है? फ्री मार्केट में कैसे डिसीजन होता है? डिमांड और सप्लाई की बेसिस पे, नो शॉर्टेज नो सरप्लस, मार्केट का सोशल वेलफेयर और रिसोर्स की यूटिलाइजेशन अपनी बेस्ट के ऊपर होती है, P = MC, एलोकेटिव एफिशिएंसी भी होती है।
लेकिन हेल्थ केयर जो है वो एक मेरिट गुड है, उसको एक्सप्लेन करना है while talking about pure definitions के साथ that it benefit those who pay for it and it also benefits the third party, it's part of private good, it's excludable, it's rivalry वगैरह करते हुए पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी की बात करना जरूरी है, राइट। और बताना कि किस तरह से सोशल बेनिफिट इज ग्रेटर देन, वो डायग्राम बनाओ MSB MPB MSP वाला, और दिखाओ कि किस तरीके से अंडर प्रोडक्शन, अंडर एलोकेशन ड्यू टू इंफॉर्मेशन फेलियर, और उनको बोलते हैं। So, assess whether healthcare can and should be provided. Well, it can because it's part of a private good. It's excludable, it's rivalry, profits can be made. However, it is underproduced, so we need the government to intervene through direct provisioning भी हो सकती है, और private sector को indirectly subsidy और indirect taxes के through भी encourage कर सकते हैं with the limitation। ये पूरी तुमने कहानी करनी है, कोई भी element मिस नहीं होना चाहिए, from the definition to the problem of under and over allocation, the uh, failure of consumption because of lack of information or profit incentive, and then correction की तरीके और correction की limitation, सारी चीजें दोगे, because assess whether healthcare can and should be provided. Well, it can be provided, but it should not be just provided by the market. Government needs to come in. You don't need to do the three types of economy. Simple free market में कैसे होती है decision making, और क्या एक normal good होता, या एक decent सा consumer good होता जिसकी कोई पॉजिटिव या नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी नहीं है, उसमें आप बोलो कि मार्केट प्रोवाइड कर दे। बट हेल्थ केयर थोड़ा सा जनरल एस्पेक्ट पे भी जा सकते हो, इसके अंदर कोई मसला नहीं है, लेकिन मेनली तुमने इकोनॉमिक थ्योरी के साथ डिस्कस करना है। Assess the different ways in which a government might approach a decision about a construction project in comparison with that used by a private firm. कोई guess कर सकता है what is this question about? Any guess? Externalities. That would be part of that, but what it is mainly about? What are we writing in this one? Because it's far bigger than externalities only. Rams has suggested, so Rams is suggesting cost-benefit analysis. Absolutely, it is about cost-benefit analysis and a whole discussion of marginal private benefit, marginal private cost की basis के ऊपर quantity decide होगी in the market, लेकिन government को marginal social benefit देखना है, which is private plus external benefit, which is the third party effect, marginal social cost, और उसकी basis के ऊपर जहाँ पे भी, as long as the last, obviously the point is, as long as the marginal social benefit is greater or equal to the marginal social cost, the government would be interested in doing the project, whereas the private sector would be only interested in when the marginal private benefit should be greater than the marginal private cost वगैरह को। तो इस तरीके से तुमने वो पूरा कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के ऊपर ये क्वेश्चन है। चलो ये एक अच्छी सी चीज है जो साइड से उठा के इन्होंने दी है। लेट्स टेक अ लुक, लेट मी जस्ट टेक अ लुक एट दैट। Assess the extent to which insight from behavioral economics provide a more realistic explanation of actual consumer behavior and decision making than that of a traditional economic theory. Anytime an essay has this means कि सबसे पहले तुमने ट्रेडिशनल इकोनॉमिक थ्योरी के अंदर कंज्यूमर किस तरह से बिहेव करता है उसका डिस्कशन करना है। उसमें तुम्हारी टिपिकल ट्रेडिशनल इकोनॉमिक थ्योरी इज द मार्जिनल यूटिलिटी थ्योरी। यू कैन एक्सप्लेन द होल थ्योरी एज टू हाउ द कंज्यूमर मेक्स द डिसीजन about
the satisfaction that they get every time they consume an extra unit, पूरी वही traditional economic theory. And then obviously उसकी assumptions and their limitations to it. And then you come towards the behavioral economics, जिसके अंदर obviously if you remember हमने एक limitation भी बोली ट्रेडिशनल इकोनॉमिक थ्योरी की, कि हम अज्यूम करते हैं कि कंज्यूमर रैशनल है और कोई इनकंसिस्टेंट इलॉजिकल पीयर प्रेशर बेस्ड डिसीजन नहीं लेते, बट बिहेवियरल इकोनॉमिक्स कहती है कि लोग इरैशनल हैं और इम्पल्सिव हैं और उस किस्म के वो डिस्कशंस लेते हैं। इसके अंदर जब भी बिहेवियरल इकोनॉमिक्स की बात होगी, नज थ्योरी का डिस्कशन होगा। आई एम श्योर काफियों के दिल में आ रहा होगा कि सर आपने तो नज थ्योरी कभी पढ़ा ही नहीं है। जाहिर सी बात है, पढ़ाई तो है, सुना नहीं वो एक अलग मसला है। बट नज थ्योरी, let me see if I can find and I can give you reference to it also. But nudge theory is about the idea when economists believe that people's behavior can be influenced and you can sort of direct it in certain ways. ना आप उसको एक certain direction के अंदर चला सकते हो. It was after principal agent theory, right? तो आप लोगों को certain information provide करके through advertisement हो सकता है, through different gimmicks हो सकता है. I don't know if I got disconnected. Have I got disconnected? अच्छा ये पुराना मैसेज आ रहा होगा, sorry. So yeah, so nudge theory is about that, that people can be influenced if you give them certain set of information, and they would or they could act in a certain way. जैसे कोविड के अंदर भी saw serious nudging was done and इतनी सीरियस करी कि लोग आज तक मास्क पहन रहे हैं, राइट? आगे बढ़ते हैं. So anyhow, so please जरा nudge theory को भी देख लेना, that is one of the small things also. But remember, सिर्फ nudge theory के ऊपर पूरा 20 मार्क नहीं बन सकता, उसको इन्होंने ट्रेडिशनल थ्योरी के साथ बेसिकली कंपेयर कर रहे हैं. बहुत अच्छी बात है. फिर उसके बाद माइक्रो ही चल रहा है ना. या टेक अ लुक एट दिस वन आल्सो. ये भी माइक्रो के क्वेश्चन है. कहते हैं डिस्कस to what extent the privatization of an industry is likely to improve efficiency in the allocation resource. क्या क्या चीजों को एक्सप्लेन करना जरूरी है. Behavioral theory is basically only nudge theory. Well, majorly there is nudge theory in it. Behavioral theory is much more big and expensive. लेकिन इकोनॉमिक थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम नज थ्योरी की एक बात करते हैं, बिकॉज दैट इज वन ऑफ दोस थिंग्स दैट वी यूज टू एक्सप्लेन कि बिहेवियरल इकोनॉमिक्स होती क्या है. बट इफ यू कैन जनरली इवन टॉक अबाउट एनीथिंग अबाउट पीपल बीइंग इम्पल्सिव एंड मेकिंग डिसीजंस बेस्ड ऑन अदर स्टफ, प्योरली एक्सेप्टेबल, कोई मसला नहीं है उसके अंदर. बट नज थ्योरी होना जरूरी है. Okay, G. For this one, discuss to what extent the privatization of an industry is likely to improve. Question का एक direction है कि privatization से improve efficiency होती है of resource allocation. When they say improve efficiency in the allocation of resources, they are talking about allocative efficiency, not really productive efficiency. राइट. तो जब हम एलोकेटिव एफिशिएंसी की बात करते हैं तो कंडीशन इज P इक्वल्स टू MC, विच ट्रांसलेट इनटू डिमांड इक्वल्स टू सप्लाई. जहां डिमांड और सप्लाई मीट करते हैं वहां पे एक नॉर्मल गुड्स के अंदर ना शॉर्टेज है ना सरप्लस है, बेस्ट प्राइस पे बेस्ट यूनिट्स बिक जाते हैं, कोई वेस्टेजेस नहीं है. तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से कंज्यूमर और प्रोड्यूसर सरप्लस भी हाईएस्ट लेवल के ऊपर होता है. Go and take a look at one of those essays जो मैंने इकोनॉमिक एफिशिएंसीज पे किए हुए हैं. दो किए हुए आई थिंक एफिशिएंसी पे, एक इकोनॉमिक एफिशिएंसी पे और एक फेलियर पे है. दोनों करके जाओगे, दोनों बहुत जरूरी हैं.
या बट अगर प्राइवेटाइजेशन क्या होती है, फिर तुमने प्राइवेटाइजेशन के बारे में बताना है कि प्राइवेटाइजेशन क्या होती है और आप क्यों करते हो प्राइवेटाइजेशन फ्री मार्केट के अंदर। अगर आप और मार्केट्स को फ्री मार्केट की तरफ लेके ट्रांजिशन करना चाहते हो कमांड की साइड से, तो ऑब्वियसली उसके अंदर हम कहते हैं फिर प्राइस मैकेनिज्म शुड ऑपरेट। Discuss to what extent the privatization of industry is likely to improve efficiency. Um, देखो जी, नॉर्मली हम कहते हैं कि एफिशिएंसी है डिमांड सप्लाई मीटिंग, ठीक है। अब परफेक्ट कंपटीशन के केस में तो दैट वुड बी फाइन, आपने प्राइवेटाइज किया, परफेक्टली कंपेटिटिव इंडस्ट्री है, ठीक है, डिमांड सप्लाई की बेसिस के ऊपर प्राइस और क्वांटिटी सेट हो जाएगी बिकॉज मेनी बायर्स मेनी सेलर्स। व्हाट अबाउट अ मोनोपोली? अगर आपने प्राइवेटाइजेशन में ऑफ एन इंडस्ट्री लिखा है, तो अगर आप मोनोपोली को प्राइवेटाइज कर दो तो क्या एफिशिएंसी इंप्रूव होगी? हमें पता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग मोनोपोली पी इज ग्रेटर देन एनसी के ऊपर बनाता है, कम क्वांटिटी हाई प्राइस, इकोनॉमिक एफिशिएंसी गारंटीड इंप्रूवमेंट नहीं होगी। So this is the small thing that I'm going to pick on for a 6 marker discussion कि जी प्राइवेटाइजेशन जो है जरूरी नहीं है कि वो improve करे इकोनॉमिक एफिशिएंसी, allocative efficiency. Economic efficiency is much more bigger than allocative efficiency. Economic efficiency has both productive allocative efficiency in it, right? I hope you know that. I'm assuming you know that. फिर कहते हैं डिस्कस टू व्हाट एक्सटेंट। देखो बार बार वही हो रहा है, डिस्कस टू व्हाट एक्सटेंट, तो एक ही वो टिपिकल फॉर्मेट चल रहा है काफी हद तक ऐसे इसके अंदर ना। डिस्कस टू व्हाट एक्सटेंट इकोनॉमिक एफिशिएंसी की बात हो रही है, तो अब ये वाली इकोनॉमिक एफिशिएंसी इज डिफरेंट फ्रॉम जो पिछले क्वेश्चन के अंदर एफिशिएंसी की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 1 में एलोकेटिव की सिर्फ बात हो रही है, यहां पे दे यूज द टर्म इकोनॉमिक एफिशिएंसी व्हिच इज एलोकेटिव एंड प्रोडक्टिव एफिशिएंसी। तो तुमने ऑब्वियसली फिर दोनों की डिस्कशन को लेके चलना है। तो डिस्कस टू व्हाट एक्सटेंट इकोनॉमिक एफिशिएंसी कैन बी इम्प्रूव इफ अ गवर्नमेंट इज इन्वॉल्व्ड in the regulation and provision of goods and services when there is a market failure। 25 मार्क का सवाल है ये वैसे तो टेक्निकली, पर चलो 20 के अंदर इसको वाइंड अप करना है तुमने, क्योंकि चीजें बहुत ज्यादा है। इकोनॉमिक एफिशिएंसी का टर्म यूज हुआ है, मार्केट फेलियर का टर्म यूज हुआ है, गवर्नमेंट की प्रोविजनिंग, रेगुलेशंस की, यानी स्ट्रैटेजीज भी बताई हैं जिसको तुमने उसकी एक्सप्लेनेशन भी देनी है हाउ इट इज वर्क, एंड तुमने उसकी काउंटर भी करनी है। सो मच स्टफ इन इट। सबसे पहले तो इकोनॉमिक एफिशिएंसी इज व्हेन यू अचीव बोथ एलोकेटिव एंड प्रोडक्टिव एफिशिएंसी। लेकिन व्हेन एवर यू टॉक अबाउट इकोनॉमिक एफिशिएंसी, सबसे पहले स्टैंडर्ड डालो परेटो एफिशिएंसी को समझाने का, व्हेन नोबडी कैन बी मेड बेटर ऑफ विदाउट मेकिंग समबडी एल्स वर्स ऑफ। पहले तो ये करना है तुमने, फिर एलोकेटिव एफिशिएंसी, और फिर प्रोडक्टिव एफिशिएंसी विद द लोअर एवरेज कॉस्ट एंड पी इक्वल्स टू एमसी वगैरह वगैरह। ठीक हो गया। फिर उसके बाद आई वुड गो फॉर मार्केट फेलियर कि जी समटाइम्स मार्केट फेलियर भी है। मार्केट फेलियर के अंदर टिपिकली 2-3 मार्केट फेलियर को अपने टॉप ऑफ द लिस्ट पे रखो। नंबर 1 मार्केट फेलियर क्या है, पहले तो समझा भी दो ना मार्केट फेलियर की बेसिक डेफिनेशन क्या है। मार्केट फेलियर की बेसिक डेफिनेशन ये है कि व्हेन द मार्केट्स आर नॉट एबल टू एलोकेट resources in the best possible way considering the social welfare of the economy, right? क्योंकि मार्केट नॉर्मली डिमांड और सप्लाई की बेसिस पे तो क्वांटिटी बना लेती है, लेकिन असल फेलियर क्या होता है कि जब वो एक्सटर्नैलिटीज को इग्नोर कर जाते हैं
और सोशल वेलफेयर एलिमेंट्स को थोड़ा सा छोड़ देते हैं। तो इसके अंदर मेरा टॉप ऑफ द लिस्ट के अंदर एक नंबर 1 मार्केट फेलियर है, पब्लिक गुड्स नहीं बनाती। नंबर 2, मेरिट की अंडर एलोकेशन। इस क्वेश्चन के अंदर क्योंकि रेगुलेशन का वर्ड भी आ गया है, तो आई कैन एक्चुअली टॉक अबाउट द डीमेरिट गुड की ओवर एलोकेशन ऑल्सो। ठीक हो गया। Discuss the extent to which can be improved. Efficiency can be improved. हाँ जी, कैसे हो सकती है efficiency can be improved by the government? Regulations के थ्रू हो सकती है। डीमेरिट के अंदर जो है क्वांटिटी के ऊपर लगा सकते हैं रिस्ट्रिक्शंस, इनडायरेक्ट टैक्सेस लगा के रेगुलेशन रोक सकते हैं और सोशल वेलफेयर अचीव कर सकते हैं। उससे मार्केट फेलियर भी चला गया। मेरिट के अंदर सब्सिडीज दे सकते हैं और इनडायरेक्ट टैक्सेस कम करके वो हेल्प आउट कर सकते हैं, तो क्वांटिटी बढ़ जाएगी एट लोअर प्राइसेस। तो वो तो तुम्हारी वहां से बात हो गई। अगर पोल्यूशन की साइड का प्रॉब्लम है तो आपने टैक्सेस वगैरह लगा के, फाइन्स लगा के क्वांटिटी को कंज्यूम कम कर देना। फिर जो प्रोविजन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इसके अंदर आई विल अस्यूम कि गवर्नमेंट डायरेक्टली इन्वॉल्व है इन प्रोविजनिंग गुड्स एंड सर्विसेज, राइट? तो उसके अंदर जो मेरिट के अंदर जो शॉर्टफॉल है वो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर दे, बट ऑब्वियसली इट लैक्स बेसिक नॉलेज एंड स्टफ। तो बट द पॉइंट इज कि क्या आप इकोनॉमिक एफिशिएंसी अचीव कर लेते हो, तो उसको हमने रीजन करना है कि जी गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो के ज़्यादा क्वांटिटी बना के, या फिर पी इक्वल्स टू एम सी का लॉ लगा दे कि आपने जो है पी इक्वल्स टू एम सी पे ही बनाना है। या फिर वही सोशल वेलफेयर में जो एक्सटर्नैलिटीज मिसिंग है, you end up government end up covering for those and provide the extra quantities. यार रेवेन्यू प्रॉफिट के ऊपर क्या आ जाएगा? रेवेन्यू प्रॉफिट के ऊपर ज्यादा से ज्यादा परफेक्ट इम्परफेक्ट के बीच के अंदर प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग थ्योरी नॉर्मल एबनॉर्मल का आ सकता है। एक क्वेश्चन बनता है उसके ऊपर, उसके ऊपर और कुछ है भी नहीं वैसे तो, सिंपल सा है। सॉर्ट ऑफ लाइक परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली के बीच में कंपैरिजन कर लो, तो वो तुम्हारा रेवेन्यू प्रॉफिट थ्योरी की थोड़ी सी कहानी हो जाती है। लेकिन हाँ, अगर वो मेंशन कर देते हैं कि रेवेन्यू प्रॉफिट थ्योरी के अंदर थोड़ा बहुत रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन को वो यूज कर लें, सॉरी आई एम यॉर्निंग, बट उसको वो लोग यूज कर लें, बहुत प्रोबेबिलिटी कम है। उससे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होगी प्रॉफिट इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ट्रेडिशनल इकोनॉमिक थ्योरी बेसिकली ऑफ सिंगल फर्म प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग को समझाना। एम आर इक्वल टू एम सी, एम आर ग्रेटर देन एम सी, एम आर लेस देन एम सी की बेसिस के ऊपर परफेक्ट इम्परफेक्ट में कितना क्वांटिटी, और एबनॉर्मल नॉर्मल और इकोनॉमिक लॉसेस के बीच में डिफरेंसेस और डायग्राम के थ्रू परफेक्ट और इम्परफेक्ट में। आई एम श्योर मैंने इतना एक ऐसे फाइनल प्ले में किया होगा उसके ऊपर। इसमें भी कोई खास जो वो बनता है, डिस्कस टू व्हाट एक्सटेंट वाली बात, तो उसमें क्या हो सकता है? डिस्कस टू व्हाट एक्सटेंट के जी कोई कंपैरिजन ही हो सकता है कि परफेक्ट और इम्परफेक्ट के अंदर कुछ सिमिलैरिटी डिफरेंसेस हैं कि नहीं है अलोंग दोज लाइन। इससे ज़्यादा कुछ खास और कुछ हो नहीं सकता इसमें, राइट? तो anyhow, या तो आई जस्ट स्टॉप हियर। कल की क्लास के अंदर आई कंटिन्यू फ्रॉम ये जो लेबर, और ये एक जो छोटा सा एक और टॉपिक इन्होंने फिट इन किया है ना, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ वाली बकवास। 20 मार्क का क्वेश्चन लिखा है इन्होंने, बनता भी है 20 मार्क का क्वेश्चन, बिल्कुल आ सकता है, वो नॉट पुट इट ऑन द साइड लाइन। आजकल बहुत, सर ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन वाला आपके ड्राइव पे पड़ा हुआ है? आई डाउट इट, मैंने कभी इंपॉर्टेंस नहीं दी इसके ऊपर, लेकिन आजकल मसला ये हो रहा है कि आजकल जो है ना, ये थोड़ा सा लेफ्ट विंग लिबरल वाले जो है ना थोड़ा ज़्यादा शोर कर रहे हैं। तो
उसकी बेसिस के ऊपर जो है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ के ऊपर बात हो सकती है। बट खैर लेट्स सपोज, देखो जब हम इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम की बात ही कर रहे हैं, तो इट बेग्स द क्वेश्चन, इक्वालिटी वर्सेस इक्विटी वाला डिस्कशन, राइट? अब जहां तक बात करो इक्वालिटी वर्सेस इक्विटी का डिस्कशन, इसके अंदर ऑब्वियसली फर्स्ट थिंग, कपल ऑफ थिंग्स दैट यू नीड टू नो इज कि देखो जी इनइक्वालिटी होती क्यों, ठीक है, इनकम्स के अंदर। इनफैक्ट आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग अ फीलिंग कि कोई डिस्कशन हो चुका है इसके ऊपर पहले। क्या इनकम इनइक्वालिटी अच्छा है कि नहीं अच्छा? कैन यू आर्ग्यू दैट एन अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम can have some positives to it? What do you think? Can it have any benefits to the economy? So in order to answer that, first you have to think कि जी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम के अंदर अगर इनइक्वालिटी है तो वजह क्या है उसके पीछे? तो मैं कह रहा हूँ वजह यह है कि कुछ लोग स्किल्ड हैं, कुछ अनस्किल्ड हैं, तो स्किल्ड को ज्यादा पैसे मिलने चाहिए एज कम्पेयर टू अनस्किल्ड, एंड दैट्स अ प्रीटी फेयर असेसमेंट। तो उसकी बेसिस के ऊपर वन शुड बी गेटिंग पेड मोर, राइट? और जो स्किल्ड है आपने उसको इंसेंटिवाइज करना है ताकि वो और स्किल अक्वायर करे, और दूसरे को डिस्करेज करना है कि जाहिल नहीं रहना आपने, तो आप मेहनत करें। ठीक हो गया? तो वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से वी आर सेइंग कि देखो जी अनइक्वल जरूरी नहीं है। अच्छा, और क्या वजह है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम? पब्लिक वर्सेस प्राइवेट सेक्टर के अंदर जब आप काम करते हो, वन पेज मोर वन पेज लेस, डिपेंडिंग ऑन कि आप लो स्किल्ड या आप हाई स्किल्ड। हाई स्किल्ड में प्राइवेट सेक्टर पेज मोर एंड गवर्नमेंट पेज रिलेटिवली लेसर, और लो स्किल के अंदर प्राइवेट सेक्टर कम पे करता है जैसे जैनेटर, लेकिन गवर्नमेंट ज्यादा बेहतर पे करती है, राइट? तो वहां पे भी एक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में डिफरेंसेस हैं, राइट? आई होप तुमको इनकम और वेल्थ के बीच में डिफरेंस पता हो। इनकम जो है वो फ्लो कॉन्सेप्ट के ऊपर है, और वेल्थ स्टॉक कॉन्सेप्ट के ऊपर है। फ्लो कॉन्सेप्ट मतलब कि वो रिकरिंग है, इनफ्लो एवरी मंथ है, और स्टॉक इज वेल्थ। स्टॉक मतलब कि एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम के ऊपर व्हाट यू अक्यूमुलेटेड इज व्हाट यू हैव। तो गोल्ड स्टॉक, जो जिसको हम शेयर्स कहते हैं, इसकी एक्यूमुलेशन, लैंड, ये एक्यूमुलेशन जो है ये वेल्थ के अंदर आ जाती है। और मेरी मंथली इनकम, डिविडेंड्स, ये थोड़ी सी आपकी फ्लो कॉन्सेप्ट पे बात हो सकती है। तो टू व्हाट एक्सटेंट गवर्नमेंट कैन ब्रिंग अबाउट अ मोर इक्वल, गवर्नमेंट कैसे इन्वॉल्व हो सकती है? गवर्नमेंट का प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का सिस्टम, रिग्रेसिव का कम करना, गवर्नमेंट का वो जो हमने और भी बातें की है ना, कौन सी होती हैं वो, यूनिवर्सल बेनिफिट्स देना, ये जो ट्रांसफर पेमेंट्स होती हैं, चाइल्ड सपोर्ट होता है, इस किस्म की चीज़ों को देना, नेगेटिव इनकम टैक्सेस इंसेंटिवाइज करना, मीन टेस्टेड बेनिफिट्स लोगों को देना, तो इस किस्म की चीज़ें हैं। आई थिंक प्रोग्रेसिव रिग्रेसिव की बात कर लो तो वो काफ़ी हद तक फेयर डिसीजन है। Three main chapters you're saying are utility, market structures, and efficiency. I would say कि हाँ, with their government interventions and government role in place, लेकिन you cannot put aside labor market. We did not come reach labor market, but you can't. मैं क्या करता? मैं अगर एग्जामिनर होता, मार्केट स्ट्रक्चर्स के ऊपर मैं केस स्टडी उठा के देता, मार्केट स्ट्रक्चर्स एंड एफिशिएंसी के ऐसे वहां निकाल देता, एक लेबर मार्केट पे ऐसे दे देता, और एक यूटिलिटी पे उठा के दे देता। दिस इज व्हाट आई वुड हैव डन एज एन एग्जामिनर। इसके अलावा क्या हो सकता है?
मैक्रो के ऊपर ऑब्वियसली। ओह यार, इस साल अब मैक्रो पे क्यों नहीं आएगा केस स्टडी? मैक्रो पे बिल्कुल है, केस स्टडी बन सकता है। मैक्रो तो हॉट टॉपिक है दुनिया में इस वक्त। बस 2023 चल रहा है ना, 2021 में तुम्हारा पेपर बना है। या गवर्नमेंट पॉलिसीज, मैक्रो पॉलिसीज, आई थिंक तुम्हारे लिए भी काफी हद तक मॉनेटरी, फिस्कल और सप्लाई साइड पॉलिसीज। इनफैक्ट इनफैक्ट ये जो डीवैल्यूएशन का चैप्टर और करंट अकाउंट बैलेंस ऑफ पेमेंट तुम्हें उठा के दिया है ना इन्होंने, बहुत अच्छी केस स्टडीज पे बन सकती है पूरे मैक्रो के ऊपर। या माइक्रो के अंदर अगेन देन यू हैव अ लॉट ऑफ चैप्टर्स जिसके ऊपर सवाल बन सकता है। हार्ड टू pinpoint ऑनेस्टली। चार मेजर टॉपिक्स हैं लाइबा, इट्स नॉट थ्री मेजर चैप्टर्स: यूटिलिटी, मार्केट स्ट्रक्चर, एफिशिएंसीज एंड लेबर मार्केट। ये सारे हैवी। ठीक हो गया? So anyhow, I'll stop here. सर मॉनेटरी सर बोलो। मॉनेटरी और फिस्कल की लिमिटेशंस कवर्ड है ड्राइव में? जी हाँ, बहुत अच्छे से कवर्ड होनी चाहिए। आई आई थिंक होनी चाहिए। ये उसके अंदर होगी। आई थिंक मैंने जो है ना एक पूरा एक सिंगल लेक्चर डाला हुआ है उसके ऊपर ना। लेट मी टेक अ लुक एट इट। मेरा ख्याल है इधर ही कहीं होगा ये। ये रहा ना, मॉनेटरी एंड फिस्कल सप्लाई। या इसमें होगी, बिल्कुल है। नोट्स के अंदर भी है वैसे तो। स्टफ लाइक दैट फिस्कल ड्रैग एंड टाइम लैग, वो वाली बात है। जी ठीक है सर, थैंक यू। या दो तीन आनी चाहिए बस। ऑलराइट, सी यू गाइस टुमारो।